हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? होप सो ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेरी गुड इन योर लाइफ्स। सो आज हम बहुत एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करेंगे कि व्हाई डू इंडियंस एक्यूमुलेट मोर फैट देन अदर अदर रेसेस और अदर कंट्री पीपल। लाइक इंडियंस में ज़्यादा फैट क्यों जमा होता है? अगर आपने देखा होगा कि कितना भी फिट बंदा हो, कितना भी जिम करने वाला, कितना भी फिट हो, जब वो जिम छोड़ देता है या जब उसकी एक लाइफ की स्टेज आती है 40-45 के आसपास, मैक्सिमम 40-45 तक, वो उसकी तोंद निकलनी चालू हो जाती है, या तो जिसको हम बोलते हैं पेट बाहर आना चालू हो जाता है। जैसे ही वो जिम छोड़ देता है, जैसे ही उसकी एक्टिव लाइफ बंद हो जाती है, थोड़ी सेडेंट्री लाइफ की तरफ इंसान मूव करता है मिड मिड लाइफ में, तो उसकी पेट दिखना चालू हो जाता है। तो ये क्यों है? यही अगर हम फॉरेन कंट्रीज़ में जाए, जैसे कि यूरोप में हुआ, यूएस में हुआ, ऑस्ट्रेलिया में हुआ, या फिर जापान, चाइना, अगर हम इन कंट्रीज़ में जाए तो अगर थोड़ा भी उनकी एक्टिव लाइफस्टाइल है, फिजिकल वर्क उनको थोड़ा भी है, चलना फिरना है, तो भी उनका इतनी इजीली उनका पेट नहीं दिखता है। उनकी जो बोलते हैं फैट एक्यूमुलेशन है, वो इतना इजीली नहीं होता है जितना इंडियंस में होता है या तो साउथ एशियंस में होता है। स्पेसिफिकली इंडियंस में मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। तो ऐसा क्यों है? इसका रीज़न एक रीज़न नहीं है, इसके कम से कम 4-5 रीज़न हैं। तो पहला तो रीज़न हमारा इंडियंस के जो जीन्स है, वो ऐसे ही हमको पहले से हमारा जेनेटिक मेकअप ही ऐसा है कि हमारे अंदर जो थ्रिफ्टी जीन्स हम बोलते हैं, वो हमारे अंदर है, जिससे जिससे फैट एक्युमुलेशन को क्या बोलते हैं हम, फैट एक्युमुलेशन को बढ़ावा मिलता है थ्रिफ्टी जीन्स की वजह से। तो ये जनरेशन बाय जनरेशन हमारे जो भी ये जीन्स है वो और रिफाइंड होते चले गए हैं, क्योंकि इंडियंस इंडियंस में ही शादी करते हैं। इंडियंस ज़्यादा बाहर इंटरमिंगल नहीं होते। इंडियन पॉपुलेशन इंडियन लड़का इंडियन लड़की से ही शादी करेगा, इंडियन लड़की इंडियन लड़के से ही ज़्यादातर केसेस में शादी करेगी। तो ये जैसे ही जनरेशन वाइज ये जीन्स हमारे अंदर एक्यूमुलेट होते जा रहे हैं, और भी इसकी जो भी पावर है वो जीन्स की, वो ज़्यादा बढ़ रही है और वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्रेस होते जा रहे हैं जनरेशन बाय जनरेशन। और दूसरा रीज़न है कि इंडियंस का जो बॉडी फैट कंपोजिशन है, उसको हम बोलते हैं थिन फैट बॉडी टाइप। तो इसका मतलब अगर सिंपल वर्ड्स में अगर आपको समझाना चाहूँ तो इसका मतलब होता है कि भले कोई इंसान हमको आपने भी देखा होगा कि बहुत बार कोई इंसान पतला सा, ज़्यादा मोटा नहीं होता है, फिर भी हमने सुना कि वो हार्ट अटैक से चला गया अचानक से, अर्ली 40s में या इवन लेट 30s में भी अचानक से हम सुनते हैं कि उसको हार्ट अटैक आया और वो उसकी डेथ हो गई। तो ये क्यों है? क्योंकि भले वो फैट हमको बाहर से नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन हमारे जो ब्लड में, जिसको हम बोलते हैं, हमारे ब्लड फ्लो में वो फैट की कंपोजिशन ज़्यादा होती है, कोलेस्ट्रॉल की, ट्राइग्लिसराइड्स की। इसलिए इंडियंस को फैट एक्युमुलेशन ज़्यादा हो जाता है ओवर द टाइम। तीसरी बात क्या है? तो इंडियंस का मेटाबॉलिज्म ये बहुत कम है। मेटाबॉलिज्म मतलब क्या? जो अगर हम दिन भर में कुछ भी काम नहीं कर रहे, तो जो हमारी बॉडी का जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है, उसको हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। तो इंडियंस में जो बेसिक मेटाबॉलिज्म रेट होता है, जो बिना कोई काम करे जो हमारी बॉडी एनर्जी को कंज्यूम करती है, वो इंडियंस में ऑलरेडी कम होता है। और ऊपर से हमारे मसल, जो हमारे लीन मसल प्रोपोर्शन होता है बॉडी वेट का जो लीन मसल प्रोपोर्शन होता है, वो लीन मसल प्रोपोर्शन हमारा कम होता है। इसकी वजह से हमारा मेटाबॉलिज्म भी कम, ओवरऑल मेटाबॉलिज्म हमारा बॉडी का कम होता है। फिर हमारी जो भी डाइट है और लाइफस्टाइल जो भी इंडियंस की है, जो कि ज़्यादा स्पाइसी खाना, फ्राइड फूड खाना, जो भी हमारे स्नैक्स है, उसमें कोई भी आप स्नैक्स देख लो, उसमें आपको पोटैटो मिलेगा ही मिलेगा। आलू हर स्नैक में हमारे है। और पोटैटो इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो हमारी बॉडी कार्बोहाइड्रेट्स को ही एक्यूमुलेट करती है। हमारी बॉडी, अगर हम एक बार को हम घी खाते हैं, तेल खाते हैं, तो ये इतना इजीली एक्यूमुलेट नहीं होता है बॉडी में, जितना कि एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट जो भी है, वो बॉडी क्या करती है, वो उसको फैट में एक तो यूज़ करती है, दूसरा उसको फैट में कन्वर्ट करके उसको स्टोर कर देती है या फ्यूचर रिक्वायरमेंट के लिए। तो ये हमारी लाइफस्टाइल पे भी बहुत डिपेंड है। इंडियंस की लाइफस्टाइल पहले ही एक तो सेडेंटरी लाइफस्टाइल है हमारे ज़्यादातर इंडियंस की। जैसे कि बाहर फॉरेन कंट्रीज़ में कंपलसरी उनकी मिलिट्री ट्रेनिंग आफ्टर स्कूल्स, कुछ कुछ कंट्रीज़ में 2 साल, कुछ कुछ कंट्रीज़ में 1 साल, कुछ कुछ कंट्रीज़ में इवन 2 साल से भी ज़्यादा है, या कुछ कुछ कंट्रीज़ में 6 महीने, 1 साल, ऐसा भी है। लेकिन एटलीस्ट इतने पीरियड के लिए उनको कंपलसरी मिलिट्री ट्रेनिंग भेजते ही है। इंडिया में भी ऐसा एक वो था एनसीसी गार्ड्स का,
लेकिन वो सिर्फ मार्क्स लेने के लिए ही बन के रह गया है एनसीसी गार्ड्स का। उसको प्रैक्टिकली इतना यूज़ होते हुए मैंने नहीं देखा है अभी तक। तो जो ये लाइफस्टाइल है इंडियंस की, कि अगर जिसको अगर फिजिकल वर्क है तो ही वो फिजिकल वर्क करेगा, वरना वो बैठा रहेगा घर में, बिल्कुल भी वो बाहर एक्सरसाइज नहीं करेगा, वॉकिंग नहीं करेगा। जैसे फॉरेन कंट्रीज़ में पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत अच्छा है, तो वहाँ पे वो लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ही जाते हैं, तो वहाँ पे उनका वॉकिंग भी कम से कम दिन का 3-4 किलोमीटर, 4-5 किलोमीटर उनका वॉकिंग रहता है दिन का, हर हर रोज़ का। तो इसलिए उनकी जो भी लाइफस्टाइल है वो बहुत हमारे से अच्छी है। इंडिया में मैंने सिर्फ 1-2 सिटीज़ देखी होगी जिसमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट अच्छा है और उसमें लोग ठीक ठाक वॉकिंग कर लेते हैं, जैसे कि दिल्ली हुआ। दिल्ली से ज़्यादा मैं मुंबई कहूँगा। मुंबई में जो लोकल ट्रेन्स का नेटवर्क है वो काफ़ी ज़्यादा वास्ट है और काफ़ी अंदर तक पेनिट्रेट हो चुका है सिटी के। तो आपको मुंबई में लोग दिन के 5 से 10 किलोमीटर तक भी चलते हुए दिखेंगे, क्योंकि वहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। अगर आप प्राइवेट टैक्सी से भी जाओगे तो भी आपको ट्रेन जल्दी पहुँचाएगी। तो इसलिए वो मुंबई के लोगों में एक है, और दिल्ली के ज़्यादा से ज़्यादा मैं बोल सकता हूँ। तो ये 2 सिटीज़ को छोड़ के मैंने कोई भी सिटी में पब्लिक ट्रांसपोर्ट अच्छा नहीं देखा है। इस वजह से जो वॉकिंग डिस्टेंस है हमारे इंडियन सिटीजन्स का, वो बहुत कम है। हम हार्डली 1 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर दिन में वॉकिंग होती है, वो भी मैक्सिमम लोगों की तो उतनी भी नहीं होती है। हम अगर थोड़ा मैं ज़्यादा भी ले लूँ तो भी 1.5 से 2 किलोमीटर। तो ये सब प्रॉब्लम्स इंडियन लाइफस्टाइल की है। और डाइट तो आपको मैंने बताया ही कि हम फ्राइड फूड भी खाते हैं, हमारे हर स्नैक में आलू हमको मिलेगा ही मिलेगा। तो स्वीट्स भी, हमारी इंडियन मिठाई जो है वो भी काफ़ी स्वीट होती है, और हम हर फेस्टिवल में वो स्वीट्स कंज्यूम करते हैं। ऐसा नहीं कि हमारी 1-2 फेस्टिवल है, साल में हमारे कितने तो फेस्टिवल आते हैं और कितने तो हमारी सेलिब्रेशन होती है। तो ये सब फैक्टर्स की वजह से हमारा फैट एक्युमुलेशन बढ़ता है। फिर और एक बात हुई कि अर्ली लाइफ न्यूट्रिशन। अर्ली लाइफ न्यूट्रिशन मतलब जो हमारी जब भी हम मतलब जो बेबीज़ है वो जब उनकी मदर्स की पेट में होते हैं, वूम में होते हैं, तो वो फीटल लाइफ का जो माल न्यूट्रिशन है, जैसे कि बहुत सारे बैकवर्ड एरियाज़ में या तो इवन अच्छे एरियाज़ में भी अगर फैमिली अनएजुकेटेड है या फिर लेस एजुकेटेड है, तो वो जो भी प्रेग्नेंट मदर्स हैं उनका न्यूट्रिशन इतना अच्छे से मेंटेन नहीं करते वो लोग। सबको खाना देने के बाद लास्ट में जो लेडी है घर की वो खाती है, जो भी बचा कुचा है या तो जो बासी है। ऐसे ऐसे फूड लेडीज़ खाते रहते हैं इंडिया में, ये बहुत ही कॉमन है। आपने भी अच्छे खासे फैमिली भी, मेरी भी मदर को मैंने ये करते हुए देखा है और अभी भी देख रहा हूँ। तो जो भी प्रेग्नेंट मदर्स है उनका एक तो हीमोग्लोबिन कम होता है, उनके अंदर मिनरल्स की कमी होती है, विटामिन्स की कमी होती है। तो ये सब चीज़ों की वजह से भी हमारी बॉडी एक टेंडेंसी बिल्ड कर लेती है कि जब भी बॉडी को एनर्जी मिलेगी इन द फॉर्म ऑफ फूड, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, वो बॉडी एक्सक्रिएट करने के बजाय उसको स्टोर करके रखेगी इन द फॉर्म ऑफ फैट, बॉडी फैट। तो ये जो बॉडी फैट है, ये अगर एब्डोमेन और चेस्ट के अराउंड अगर ज़्यादा एक्यूमुलेट हो गया है, तो ये ज़्यादा डेंजरस फैट, उसको हम बोलते हैं विसरल फैट बोलते हैं हम जिसको। तो ये ज़्यादा डेंजरस होता है बॉडी के लिए। अगर कोई आप इंसान देखें कि वो जो ऑलरेडी मोटा है बचपन से, उसका वेट ऑलरेडी बाकी बच्चों से ज़्यादा है, बाकी लोगों से ज़्यादा है, और जिसके हाथ भी मोटे हैं, पैर भी मोटे हैं, और उसका ओवरऑल पूरा बॉडी टाइप ही उसका फैट है, तो उसको इतना रिस्क नहीं है जितना कि एक पहले से थिन या तो अच्छे से लीन आदमी, अगर बाद में चल के उसको फैट एक्युमुलेशन होना स्टार्ट हो जाता है उसकी चेस्ट के अराउंड, बैक में, फिर पेट में, जिनका पेट के आजू बाजू, थाइज में, ऐसे जगह पे जो फैट एक्युमुलेशन होता है वो बॉडी के लिए ज़्यादा डेंजरस होता है। क्योंकि उसकी वजह से क्या होता है कि इसका मतलब क्या है कि हमारे ब्लड में कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स, ये सब ज़्यादा है। एलडीएल लिपिड्स जो भी होते हैं ये ज़्यादा है हमारे ब्लड में, और वो बाहर मतलब पेट के आजू बाजू तो एक्यूमुलेट हो ही रहे, लेकिन वो हार्ट की वेन्स में, आर्टरीज में, और जो भी हमारी बाकी के इंटरनल ऑर्गन्स है, किडनी, लिवर, ये सब आर्टरीज को थ्रोम्बोलाइज करके जो वहाँ का ब्लड फ्लो है उसको कम कर रहे हैं। तो इसकी वजह से हमको हार्ट अटैक का रिस्क होता है, किडनी फेलियर का रिस्क होता है, और भी काफ़ी रिस्क होते हैं। तो अभी ये तो बात हुई कि एक्यूमुलेट क्यों करती है बॉडी। अभी बात करते हैं कि उसको हम न्यूट्रलाइज कैसे कर सकते हैं, या उसको कम, जितना हो सके उतना कम कैसे कर सकते हैं। अभी जेनेटिकली है और लाइफस्टाइल भी है, तो ऐसा नहीं कि हम पूरा ही उसको अवॉइड कर देंगे या पूरा ही रोक देंगे, बट जितना हो सकता है उतना हम उसको कम कर सकते हैं। तो ये कैसे कर सकते हैं? तो
पहली तो चीज़ है हमारा डाइट हमको सुधारना पड़ेगा, एक बैलेंस्ड डाइट की तरफ हमको मूव करना पड़ेगा। इंडियंस की टेंडेंसी है कि इंडियंस ज़्यादा कच्चा जो भी वेजिटेबल्स है, जो भी रॉ वेजिटेबल्स जिसको हम बोलते हैं, उसको कंज्यूम करना बिल्कुल ही हमने छोड़ दिया है। इवन हमारे जो पहले की जनरेशन्स थे, वो हर बार खाने में सलाद तो उनके होता ही था, कटी हुई कुकुम्बर, प्याज, फिर अपना टोमेटो, ये सब चीज़ें वो कम से कम वो कंज़्यूम करते थे। हमने वो भी कंज़्यूम करना छोड़ दिया है। तो हमको ये फिर से हमारे डाइट में इंक्लूड करना पड़ेगा। फिर बाकी की जो कार्बोहाइड्रेट्स को हमको जितना हो सके उतना जो ईज़ी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ईज़ी टू डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स, जिसको हम सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स बोलते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में। जैसे कि कोई भी चिप्स हुए या फिर स्वीट्स, कोई भी स्वीट डिशेस जो भी हुई, ये बॉडी में डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो जाती है और वो फैट में स्टोरेज हो जाता है। तो उसके ब्रेड हुआ, मैदा ब्रेड, ये सब चीज़ें हैं जो डायरेक्टली ब्लड में एब्जॉर्ब होके उसमें उसका हमको हमारा इंसुलिन लेवल को स्पाइक करते हैं और हमारे ब्लड में जो शुगर की कंटेंट है वो बढ़ा देते हैं। तो उसकी जगह पे हमको होल व्हीट, राइस, ऐसे सब चीज़ें जो कि होल फूड है, ओट्स हुआ, फिर बार्ली हुई, ऐसी सब क्विनोआ, राइस में भी हमको जो अनपॉलिश्ड राइस है या जिसको हम ब्राउन राइस बोलते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमको वो खाने का ट्राई करना चाहिए। या तो इवन बासमती राइस भी मेरे अकॉर्डिंग काफ़ी उसमें होल फूड हम उसको बोल सकते हैं, बासमती राइस को। बाकी की जो भी राइस है, जो पॉलिश्ड है, जो सॉफ्ट बन जाती है बहुत ज़्यादा, ये राइस कैसे होता है, उसमें सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स बचा हुआ, स्टार्च कंटेंट बस बचा हुआ होता है। तो ये फूड्स को हमको अवॉइड करके, ये फूड्स को हमको अवॉइड करना चाहिए और उसकी जगह पे हमको होल फूड खाना चाहिए। ये पहला हुआ। दूसरी चीज़, प्रोटीन इंटेक हमको बढ़ानी पड़ेगी हमारे डाइट में। जो भी हमारे वेजिटेरियन, हमारे जो भी व्यूअर्स हैं, वेजिटेरियन हमारे कंट्री में के लोग हैं, उनमें उनमें तो प्रोटीन इंटेक बहुत ही कम होता है। नो डाउट आप दाल खाते हो, आप सब कुछ खाते हो, लेकिन जो दाल का जो प्रोटीन है और जो एक नॉन वेजिटेरियन सोर्स का जो प्रोटीन है, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। तो ये कैसे बढ़ा सकते हैं? तो आप प्रोटीन सप्लीमेंट भी ले सकते हो, जो कि भाई प्रोटीन के सप्लीमेंट आते हैं मार्केट में, आजकल तो काफ़ी सस्ते भी आ रहे हैं। तो वो भी हम ऑप्शन है जो वेजिटेरियन लोग हैं उनके लिए, क्योंकि आई डोंट थिंक सो कि आपको वेज डाइट से उतना प्रोटीन मिलेगा आपके इसमें डाइट में। कितनी भी आपको अगर आधा किलो दाल खाओगे तब जाके आपको, मैं तो ये जस्ट एग्जांपल बता रहा हूँ, ऐसे नहीं कि आधा किलो दाल खाने लग जाओ कल से। आधा किलो दाल खाओगे तब जाके आपको आपकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी होगी, जो एक या दो अंडे खाने के बाद भी पूरी हो सकती है। तो इतना ज़मीन आसमान का फ़र्क है। फिर विटामिन्स की बहुत सारी जो एक विटामिन B12 होता है, जो सिर्फ़ और सिर्फ़ रेड मीट में मिलता है, चिकन में भी वो नहीं होता है। रेड मीट का मतलब क्या है? या तो वो गोट हो सकता है, शीप हो सकता है, या फिर अगर बफेलो मीट है, अपने यहाँ पे काऊ मीट तो लोग खाते नहीं है, काऊ और बफेलो मीट तो चलो वो छोड़ दो, गोट और शीप का जो मीट है उसको हम रेड मीट बोलते हैं। तो आप लोग ये सब चीज़ें कंज्यूम आपको करना चालू करनी पड़ेगी। रॉ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, इनमें विटामिन्स और मिनरल्स की जो भी कंटेंट है वो अच्छा होता है। तो ये सब चीज़ें आपको अपनी डाइट में बढ़ानी पड़ेगी। फिर आपकी फिजिकल एक्टिविटी, एक ये दूसरा पॉइंट है कि आपकी फिजिकल एक्टिविटी आपको बढ़ानी पड़ेगी। ऐसे नहीं कि आप नॉर्मली चल रहे हो काम के लिए, ये फिजिकल एक्टिविटी में नहीं आता है। आपको एक तो ब्रिस्क वॉकिंग कर सकते हो अगर आप भाग नहीं सकते हो तो, या तो आपको रनिंग, जॉगिंग या फिर स्विमिंग, ऐसी जो जिसमें हमारा हार्ट रेट बढ़ सकता है, इसको बोलते हैं फिजिकल एक्टिविटी। तो ये फिजिकल एक्टिविटी आपको बढ़ानी पड़ेगी। बहुत सारे लोगों में मैंने मिसकंसेप्शन देखा है कि अगर आप 10,000 स्टेप दिन में चल रहे हो तो आपकी क्या बोलते हैं, आप फिजिकल एक्टिविटी आपके हाई है। ऐसा नहीं है। 10,000 स्टेप कोई कैसे भी चल सकता है, एक आराम आराम से गार्डन में घूम के भी 10,000 स्टेप पूरे हो सकते हैं, बट उससे आपको कुछ भी फ़ायदा नहीं होने वाला। ब्रिस्क वॉकिंग का मतलब है आपकी सांस फूलनी चाहिए वो चलते वक्त, इतना फास्ट आपको चलना है, और वो दिन में कम से कम आधा घंटा से लेके 40 मिनट्स आपके दिन में होने चाहिए, एटलीस्ट 5 डेज़ अ वीक। तो इसको हम फिजिकल एक्टिविटी में, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी में गिन सकते हैं। फिर साइकिलिंग भी आप कर सकते हो, आप स्विमिंग कर सकते हो, जो भी आपको कंफर्टेबल है वो आप कर सकते हो। फिर दूसरा है कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, जो वेट लिफ्टिंग होता है, थोड़ा बहुत मशीन्स जो होती है जिम में, ये आपको करना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि अगर आप सिर्फ भागोगे, सिर्फ रनिंग करोगे, सिर्फ स्विमिंग करोगे या सिर्फ कार्डियो करोगे, साइकिलिंग करोगे, तो आपकी बॉडी उस चीज़ को हैबिटेट हो जाएगी। आपकी बॉडी उतना कम एनर्जी उसमें एक्सपेंड करना चालू कर देगी। जैसे कि जो भी मैराथन रनर होते हैं, उनका पूरा मसल
का जो उनका मसल लॉस पूरा हो चुका होता है और वो उनकी बॉडी ज़्यादा एनर्जी एक्सपेंडिचर नहीं करती है। भले वो 25 किलोमीटर भागे तो भी वो नॉर्मल इंसान अगर 5 किलोमीटर भी भागे तो उनसे ज़्यादा एनर्जी उनमें कंज्यूम हो जाती है। तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से क्या होता है, हमारी बॉडी का जो भी मसल प्रोपोर्शन है वो मसल प्रोपोर्शन बढ़ता है, हमारे मसल गेन हो जाता है, हमको मसल हाइपोट्रॉफी हो जाती है। तो जो बॉडी का एक्सपेंडिचर सबसे ज़्यादा कहाँ पे जाता है आफ्टर ब्रेन, ये हमारी मसल्स यूज़ करती है। जो भी एक्स्ट्रा का कार्बोहाइड्रेट है हमारी बॉडी में वो मसल्स यूज़ करके हमारी जो बॉडी की इंसुलिन सेंसिटिविटी है उसको बढ़ाती है। तो अगला पॉइंट यही है कि आपको इंसुलिन सेंसिटिविटी को मैनेज करना पड़ेगा बॉडी के। तो ये कैसे होगी? तो यही जो हमारी बॉडी का मसल वेट है वो हमारा इंक्रीज करने से हमारी इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ेगी। और दूसरी बात है कि रनिंग इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज टू इंक्रीज द इंसुलिन सेंसिटिविटी ऑफ द बॉडी। तो ये सब चीज़ें हमको करनी पड़ेगी। फिर और एक बात है लाइफस्टाइल चेंजेस। ये लाइफस्टाइल चेंजेस का मतलब क्या है कि सबसे पहले और सबसे ज़रूरी ये प्रॉपर नींद आपको लेनी है। तो नींद कितनी लेनी है? ऐसा नहीं कि 8 घंटे ही लेनी है। हर एक का नींद का प्रोपोर्शन अलग होता है। किसी को 6 घंटे नींद भी इनफ हो जाती है, किसी को 9 घंटे या 10 घंटे की नींद भी चाहिए होती है। तो ये कैसे पता चलेगा कि आपकी रिक्वायरमेंट कितनी है नींद की? तो इसकी एक रफ आइडिया आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि बिना अलार्म के आप कब उठते हो, कितने घंटों बाद उठते हो, और उठने के बाद अगर आप रिफ्रेश्ड फील करते हो कि नहीं करते हो। आपको कोई भी फिजिकल टास्क में करने के बाद थकावट नहीं होनी चाहिए। दिन भर आप बिना सोए कहीं पे भी आपके झपकी लिए कहीं पे भी आपको ऐसे स्लीपी फील होता है ना, वैसा नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब आप प्रॉपर नींद ले रहे हो। तो ये आपको देखना पड़ेगा आपकी पर्सनल रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो ये क्यों ज़रूरी है? लैक ऑफ स्लीप ये एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है जो आजकल हमारे यूथ में कार्डियक प्रॉब्लम्स कॉज कर रही है, डायबिटीज़ कॉज कर रही है, इम्पोर्टेंस कॉज कर रही है। ये लैक ऑफ स्लीप ही है जो आपकी अनयूजुअल बीमारियाँ जो आपको अर्ली एज में हो रही है, जो कि ओल्ड एज की बीमारियाँ है, वो आपको अर्ली एज में हो रही है। तो इसका मेन रीज़न है लैक ऑफ स्लीप। तो सबसे पहले आपको ठीक से स्लीप लेनी पड़ेगी। भले 2 पैसे आप कम कमाएँ वो चलता है, लॉन्ग रन में जाके वो बराबर आप बैलेंस कर लोगे। अगर आपकी पहले ही हेल्थ ख़राब हो गई तो आपको हॉस्पिटल का खर्चा, आपको जो भी आपकी लाइफ ईयर्स आपके कम हो रहे हैं उसमें आपका नुकसान हो रहा है। उससे अच्छा है कि आप ठीक से स्लीप लो, थोड़े पैसे कम कमाओ, फैमिली को टाइम दो थोड़ा, तो वो बैलेंस हो जाता है एट द एंड ऑफ द योर लाइफ। तो दूसरी चीज़ है स्ट्रेस मैनेजमेंट। इसका मैंने पहले भी, अगर आपको देखना है तो स्ट्रेस के लिए मैंने एक वीडियो बनाया है पहले। तो स्ट्रेस से आपकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आते हैं, क्या क्या डिसीजेस आपको फेस करना पड़ता है स्ट्रेस की वजह से, ये आपको उस वीडियो में पता चलेगा। मैं उसकी लिंक मेरे पिन कमेंट में डाल दूंगा। फिर तीसरी चीज़ है बुरी आदतें। बुरी आदतें मतलब क्या? अभी ऐसा नहीं है कि मैं जज कर रहा हूँ, बट इन जनरल इनको बुरी आदतें कहा जाता है। उसमें आता है स्मोकिंग और अल्कोहल, और मेरे हिसाब से वो बुरी आदतें ही है। भले अगर कोई करता हो उनको बुरा लगे तो लगे, बट जो है वो है। अल्कोहल आता है, उसमें स्मोकिंग आता है, अलग अलग टाइप के ड्रग्स आते हैं, बट स्पेशली अल्कोहल और स्मोकिंग ये काफ़ी कॉमन है। तो ये आपको बहुत, मतलब बंद नहीं तो एटलीस्ट इतनी कम करनी पड़ेगी कि उसका आपकी हेल्थ पर इम्पैक्ट ना ना के बराबर हो। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़रूरी है। अल्कोहल की वजह से आप नहीं जानते हो अल्कोहल आपकी बॉडी को कितना डैमेज करता है। स्मोकिंग तो करता ही करता है। आप कैंसर, अलग अलग टाइप के कैंसर से आप एक्सपोज हो जाते हो। फिर आपकी क्या बोलते हैं, आपकी मेटाबॉलिज्म ख़राब हो जाती है अल्कोहल की वजह से, और आपकी ब्रेन की जो भी फंक्शनिंग है वो ख़राब हो जाती है। तो अल्कोहल तो बहुत ही एक ख़राब चीज़ है आपकी बॉडी के लिए। और एक बात क्या है, तो आपको वेट आपका ट्रैक करना है, और आपका जो भी क्या बोलते हैं वेट और वेस्ट सरकमफरेंस, एब्डोमिनल सरकमफरेंस, ये आपको ट्रैक करना है। रफली वो आपकी जो वेस्ट है वो आपकी हिप से कम होनी चाहिए। वेस्ट का मतलब क्या होता है, जो भी स्टमक है उसका सबसे कम जो हिस्सा होता है आफ्टर योर चेस्ट, आपका जो स्टमक है वो आपकी हिप्स से कम होना चाहिए। और बॉयज़ में तो, बॉयज़ या फिर मेन में ये रेशियो और भी कम होना चाहिए, लेडीज़ में फिर भी ठीक है। फिर लास्ट चीज़ मैं आपको ये बोलूँगा कि आपको रेगुलर हेल्थ चेकअप्स कौन से करवाने हैं। रेगुलर हेल्थ चेकअप में आता है आपके जो भी लिपिड प्रोफाइल है। लिपिड प्रोफाइल में क्या है, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स, लो डेंसिटी लिपिड्स, एचडीएल, ये सारी चीज़ें आपकी आती है लिपिड प्रोफाइल में। फिर दूसरी चीज़ है आपका
शुगर डायबिटीज़ से रिलेटेड जो भी हेल्थ है चेकअप है, जिसमें आता है आपका HbA1c। HbA1c क्या है, जो आपकी 3 मंथ्स की शुगर आपको ऑन एन एवरेज आपकी 3 मंथ्स में कितनी शुगर रही है हर वक्त ब्लड में, तो ये आपको HbA1c के थ्रू पता चलता है। तो ये आपका एटलीस्ट 6 से कम होना चाहिए आइडियली, और ज़्यादा से ज़्यादा 6.5 से कम होना चाहिए। तो अगर ये आपका 6.5 से ज़्यादा आ रहा है, इसका मतलब आप डायबिटिक हो, और अगर 6 to 6.5 है तो आप प्री डायबिटिक हो। डायबिटीज़ इज़ वन ऑफ द मेजर रीजंस ऑफ फैट एक्यूमुलेशन एंड कार्डियोवास्कुलर डिसीज रिस्क। तो ये आपको कम करना है, HbA1c आपका कम आना चाहिए। और लो डेंसिटी लिपिड्स, LDL जिसको हम बोलते हैं लिपिड प्रोफाइल में, ट्राइग्लिसराइड्स, कोलेस्ट्रॉल, ये भी आपका कम आना चाहिए। और जो HDL है वो अगर ज़्यादा है, जितना ज़्यादा है उतना एक अच्छी चीज़ है वो, क्योंकि HDL लो डेंसिटी लिपिड्स और जो भी कोलेस्ट्रॉल है उनका इफेक्ट को उल्टा करता है। तो ये सारी चीज़ें आपको चेक करती रहनी है हर 6 महीने में, 1 साल में, आफ्टर द एज ऑफ 40 ईयर्स। तो ये सारी चीज़ें हैं। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया आई नो, बट ये वन ऑफ द बेस्ट वीडियो है आपके लिए अभी तक का मेरा। तो थैंक यू वेरी मच एंड बी इन अ गुड हेल्थ। थैंक यू वेरी मच।